स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त बोल रहे हैं। कहीं भी ये सारे नियमों को पालन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए वो कोविड के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से वो खतरनाक है। इसलिए जितना जल्दी हम अपने आप को वापस कोविड अनुरूप व्यवहार की ओर लेकर आएंगे, उतने ही जल्दी ये बढ़ते हुए केसेस कोविड के इनको कम करने में हमें सफलता मिलेगी। सर, जिन राज्यों में थोड़ा ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र वगैरह, वहां से आपकी बात हो रही है और खासतौर से क्योंकि उन लोगों ने वैक्सीन की कमी का भी बहुत जिक्र किया था कि वैक्सीन की कमी हो कि हाँ स्प्रेड में। देखिए, मैंने ये बात कई बार कहा है कि देश में कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। भारत सरकार सभी स्टेट्स को वैक्सीन देती है। आगे वैक्सीन को अपने अपने प्रदेशों में जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर समयबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, उसको मॉनिटर करना, उसकी मेटिकुलस प्लानिंग कराना, ये जिम्मेदारी स्टेट्स की है। एक आखिरी सवाल है सर, रेमडेसिविर की यूज को लेकर के, क्योंकि उसको लेकर के अभी भी स्थिति बहुत जगह पर क्लियर नहीं है। देखिए, भारत सरकार ने रेमडेसिविर की जो कमी है वो इसलिए शुरुआत में हुई क्योंकि जो 7 कंपनियां इसको बनाती थी और जब केसेस कम हो गए तो उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी कम कर दिया और उसको बनाने के अंदर जो है और जो उसकी पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर भी जो है एक समय लगता है 3-4 हफ्ते का। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी, हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन्होंने भी और हमारे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, मंत्री ने, सबने संबंधित जितनी कंपनियां हैं उनके साथ मीटिंग्स करके और रेमडेसिविर को बड़े पैमाने पर उसका प्रोडक्शन दोबारा से स्ट्रेंथन हो, इसके लिए भी बहुत तेजी से एक्टिविटीज की हैं। और जहां कहीं भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि कोई रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने आदेश भी किए हैं और स्टेट के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में बराबर जिसे कहते हैं आग्रह पूर्वक चेतावनी दी जा रही है कि आप इसको अपने अपने स्टेट्स में कंट्रोल करिए और जो लोग गलत तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हैं, आर्टिफिशियल कमी क्रिएट कर रहे हैं या दवा का अनाप शनाप दाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी दे रहे थे कोरोना की स्थिति के बारे में और उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है सरकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। वैक्सीन की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, दवाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। वैक्सीन की कालाबाजारी पर अगर ऐसी कालाबाजारी होती है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में आपको दवाई मिलेगी, आपको सिर्फ मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वैक्सीन लग रही है, जाकर वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन की कमी की आ रही खबरों पर यह कहा है कि हमारे देश में जहां पर भी वैक्सीन लग रही है वहां कमी नहीं है और वैक्सीन कंपनियां जो उत्पादन कर रही हैं उन्होंने अपना उत्पादन और भी तेज कर दिया है। अगर कहीं कोई वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई हम करेंगे। वैक्सीन की कमी नहीं है, आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी भरपूर मात्रा में है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा है। लेकिन सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, बच्चों की परीक्षाओं का। सीबीएसई परीक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 12वीं के इम्तिहान तो फिलहाल रद्द नहीं होंगे, 1 जून को उनकी समीक्षा बैठक होगी, लेकिन 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, स्थगित की गई है। 12वीं की परीक्षा नई तारीख पर बाद में 1 तारीख को फैसला होगा, 1 जून को समीक्षा बैठक होगी और तब उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन 10वीं की परीक्षाएं अब रद्द हो गई हैं, वो नहीं होंगी। इंटरनल असेसमेंट होगा और उसके बाद बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे अपने असेसमेंट से, स्कूल द्वारा ये किया जाएगा,
वो बच्चे 10वीं की परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन वो परीक्षा बाद में होगी। ये परीक्षा कब होगी इस बारे में इंतजार करना होगा, क्योंकि उसकी तारीख अभी नहीं आई है। सीबीएसई बोर्ड परिणाम की प्रक्रिया तेज करेगा, जल्दी बच्चों के रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट अब स्कूल टीचर्स की तरफ से आएंगे। जो बच्चे इन रिजल्ट से, इंटरनल असेसमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे, वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, वो 10वीं की परीक्षा भी दे सकते हैं। तो अब जब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और उस रिजल्ट के लिए आपके स्कूल जो हैं वो तैयारी शुरू कर देंगे, असेसमेंट आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन बोर्ड परीक्षा के जो रिजल्ट हैं वो तो आ जाएंगे, 12वीं के नहीं आएंगे। 10वीं में 18 लाख बच्चे हैं और 12वीं में 12 लाख देश भर में। कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रीशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रीशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएं। आज उस बारे में फैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फैसला लिया है। लेकिन परीक्षा तो बच्चों की रद्द हो गई है, 10वीं 12वीं की। 10वीं की रद्द हुई है, 12वीं की टाल दी गई है। 1 जून को फैसला लिया जाएगा। लेकिन कोरोना जो है वो जबरदस्त देश को तंग कर रहा है, आपको अपना ख्याल रखना है। बिहार के परिवार की यह दर्द भरी दास्तां है। लखीसराय से पूर्व सैनिक को लेकर यह परिवार एनएमसीएच अस्पताल इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन एम्बुलेंस में करीब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक इंतजार करता रहा। मरीज ने दम तोड़ दिया जब ये सब हो रहा था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री उसी अस्पताल में मौजूद थे। क्या कर सकते? पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानो दर्द का दरिया बह रहा हो। इस महिला ने कोरोना से अपना पति खोया है। आरोप है कि पूर्व सैनिक ने इसी एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन अस्पताल वालों ने उसकी सुध नहीं ली। खास बात यह है कि उस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे थे और अस्पताल महकमा मंत्री के स्वागत में व्यस्त था। महिला की चीख पुकार अस्पताल परिसर में गूंज रही थी, लेकिन ये चीख न तो अस्पताल के स्टाफ तक पहुंच पाई, न ही स्वास्थ्य मंत्री तक। बाद में जब मीडिया ने मंत्री का ध्यान खींचा तो उन्होंने घटना को दुखद बताकर कर्तव्यों की इतिश्री कर दी। काश पीड़ित परिवार से मिल लेते तो दर्द पर मरहम लग जाता। जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। जिस मरीज की एम्बुलेंस में कोरोना से मौत हुई थी उसे लखीसराय से लाया गया था। परिवार ने पहले पटना एम्स में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन वहां बेड नहीं मिला तो एनएमसीएच ले आए। लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। पापा बहुत सीरियस में थे। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना। तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं। ऐसे न जाने कितने लोग पटना के अस्पताल भटक रहे हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी उम्मीदें अस्पताल की दहलीज पर दम तोड़ रही हैं। अरवल से आए रितेश कुमार का दर्द सुनिए। एक परिजन को लेकर 8 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। हम यहाँ पे पुर्जा कटाए थे
वो पुर्जा हम मेम लोग वहाँ पे दिए थे, डॉक्टर लोग को दिए थे, मेरा पुर्जा नीचे ही रख दिया गया। पिछले साल जब कोरोना की लहर प्रचंड थी तब NMCH से लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। एक बार फिर वही दर्द, वही चीख, वही बेसब्री यहाँ नजर आ रही है। ऐसा तब है जब बिहार में कोरोना केस में काफी इजाफा हुआ है। कल बिहार से कोरोना के 4157 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1205 केस अकेले पटना से हैं। बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। पटना से राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना को लेकर अब चिंता की एक नई बात सामने आ रही है। संक्रमण को पकड़ने वाले RT-PCR टेस्ट में कोरोना पकड़ में आ ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 20% मामलों में रिपोर्ट गलत आने के भी संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। लोग वक्त पर इलाज नहीं मिलने से परेशान हैं और अब एक नई मुसीबत सामने आ रही है। डराने वाली बात यह है कि संक्रमण को पकड़ने वाले RT-PCR टेस्ट पर अब 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। RT-PCR जांच पर उठने लगे सवाल। हर 5वें मरीज की रिपोर्ट गलत। कोरोना है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। देश के तमाम राज्यों में लगातार ऐसे मरीज मिल रहे हैं जो कोरोना के लक्षणों से पीड़ित तो हैं, लेकिन इसके बावजूद टेस्ट रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आ रही है। यानी कोरोना की दूसरी लहर में वायरस इस तरह से हमलावर है। इस बार वायरस पकड़ में नहीं आ रहा तो इसकी कई वजह हैं। जैसे या तो वायरस नाक या गले में मौजूद नहीं था, या वायरस का लोड ज्यादा नहीं था, गले या नाक की जगह फेफड़े में इन्फेक्शन था, इस वजह से वो RT-PCR में पकड़ नहीं आया, वायरस का नया म्यूटेशन था। अब तक ये देखा जा रहा था कि RT-PCR ही वो ही तरीका है ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति कोरोना वायरस का पेशेंट है या नहीं। लेकिन कोरोना वायरस के दूसरे वेव में ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे सारे लोग हैं जो दरअसल कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट ये डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं कर पा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर 5वें कोरोना पीड़ित के केस में वायरस जांच को धोखा दे रहा है, यानी पकड़ में नहीं आ रहा है। ये ज्यादा बड़ा खतरा है क्योंकि मरीज क्वारंटीन या आइसोलेट नहीं हुआ, वो लोगों में घुलता मिलता रहा जबकि उसको इन्फेक्शन था। ऐसे मरीज लगातार वायरस फैलाने का काम कर सकते हैं। देश में वायरस के जो नए वेरिएंट मिले हैं वो ज्यादा संक्रामक हैं। इतना ही नहीं, वायरस अलग अलग प्रकार के भी हैं। दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या इसका सबूत है कि वायरस की प्रकृति बदल गई है और ये पहले से ज्यादा घातक है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की ये नई लहर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। विभिन्न राज्यों से अस्पतालों की बदहाली की खबरें आ रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के आगे इंतजाम बौने सिद्ध हो रहे हैं। परिजनों को खोने वालों की चीत्कार हिला दे रही है। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें? क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के मरे। पापा को वापस कर पाएंगे, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए सिर्फ आपसे। जब कोई अपना तड़प तड़प कर दम तोड़ दे तो दिल फट जाता है, आक्रोश बेकाबू हो जाता है। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, ये एक बेटी की चीख है कोई डॉक्टर नहीं आया, जिसके पिता अस्पताल की चौखट पर इसीलिए जिंदगी की जंग हार गए क्योंकि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए? क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। रांची का ये सदर अस्पताल अपनी बद इंतजामी की वजह से एक पिता की जिंदगी लील गया और अब
बिटिया का इस अस्पताल पर, सूबे की सरकार पर, सिस्टम और सत्ता पर गुस्सा फूट रहा है। 60 साल के अपने पिता को बेहतर इलाज के लिए महिला हजारीबाग से रांची लेकर आई, लेकिन यहाँ तो मरीज भगवान भरोसे थे। पिता को अस्पताल लाना फिजूल रहा। नजरों के आगे पिता की सांसें टूट गईं। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निरीक्षण करते हुए नजर आए। बस इस बिटिया का गुस्सा उबल कर बाहर आ गया। जरा सुनिए, थोड़ी देर पहले ही मंत्री जी कैसे इंतजाम पर संतोष जता रहे थे। स्वास्थ्य विभाग तो कोई राजनीति का विभाग है नहीं, ये तो धर्म का विभाग है, मानवता का विभाग है। अब इस पे कोई क्या कह रहा है उतनी अभी फुर्सत नहीं है। अभी ये है कि कैसे भी करके लोग जल्दी जल्दी ठीक हों, जल्दी जल्दी लोगों को बेड मिले, स्वास्थ्य लाभ हो, वो प्रायोरिटी है। ये हाहाकार रांची के अस्पताल का है, लेकिन देश के तमाम अस्पतालों का बुरा हाल है। रायपुर की तस्वीरें देखिए, लाशों को रखने की जगह तक नहीं बची। स्ट्रेचर पर इतनी लाशें पड़ी हैं कि गिनना मुश्किल हो जाए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमने वक्त रहते स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार नहीं किया, क्योंकि सरकारों ने कोरोना को गंभीरता से लिया होता, अस्पतालों में निवेश किया होता, तो नरसिंहपुर में 11,000 रुपए के इंजेक्शन खरीदने पर भी एक मां सरकारी लापरवाही की भेंट न चढ़ती। हमारी माँ जी तो चली गई, दूसरों की जान बचा लो जो इधर रहेंगे। हमारी माँ जी के सामने जो 5 थे वो भी चले गए, सब चले गए। दूसरों की जान बचा लो, हमारी माँ जी चली गई। कोरोना का आंकड़ा विस्फोटक हो रहा है, लेकिन आस्था के नाम पर संक्रमण को न्योता देने की लापरवाही जारी है। कुंभ में आज भी शाही स्नान चल रहा है, तो चुनाव राज्य बंगाल में प्रचार के नाम पर कोरोना से नेता ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तमाम पाप धो देने वाली आस्था की डुबकी देश को डरा रही है। कोरोना के विकराल संक्रमण के बीच कुंभ मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ वायरस से बेखौफ है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुशासन इस पवित्र स्नान में ध्वस्त हो रहा है। न दूरी है, न ही सख्ती है। मास्क लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्नान करना है तो मास्क उतारना ही होगा। हरिद्वार में आज भी शाही स्नान जारी है। शाही स्नान का आज तीसरा दिन है। पहले साधु संतों की जमात स्नान का पुण्य हासिल करेगी, इसीलिए आम लोगों का प्रवेश सीमित रखा गया है। कुंभ में कल भी ऐसा ही नजारा था। श्रद्धालुओं की ठसाठस भीड़ थी। आमतौर पर ये तस्वीरें आपको आस्था से भर देती हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये अलग बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसमें कोई खतरा नहीं मानते। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं, इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में सब सोए पड़े हुए थे। यहाँ लगभग 16 घाट हैं, और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है, और गंगा के पास है। माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये गलती होना नहीं चाहिए, उससे तुलना कर तो विषय होता है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गंगा स्नान की महिमा बताने में लगे हैं। उधर हरिद्वार में संक्रमण का द्वार खुलता जा रहा है। हरिद्वार में 11 अप्रैल को कोरोना के 386 नए केस सामने आए थे। 12 अप्रैल को केस की तादाद बढ़कर 408 पहुंच गई। 13 अप्रैल को इसमें और इजाफा हुआ। कोरोना के कल 594 नए केस सामने आए। आस्था के नाम पर महाकुंभ का आयोजन जारी है। चुनाव के नाम पर रैलियों का सिलसिला चल रहा है। दोनों आयोजनों में बेहिसाब भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ श्रद्धा के सवाल को आगे कर कुंभ की भीड़ पर चुप्पी है, तो दूसरी ओर राजनीतिक बिरादरी जोखिम की भट्टी में लोगों को झोंक रहे हैं। कहीं से कोई आह नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। कोरोना वायरस जैसे बाहें उठाकर स्वागत कर रहा हो। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।